हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का डिस्कशन का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम पहले बेसिक्स देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इस तरह का कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। क्योंकि 11th क्लास में बच्चे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, बट रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा उनको चैलेंज आता है और इसका यूज आता है थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट वाइज। तो कंसेप्ट तो हम कोई स्किप करेंगे ही नहीं। स्टडी माइंड, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टडी माइंड हमारे पास दो मोड है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक जेई की, और प्लस 11-12 के अंदर हम एनडीए मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड एग्जाम की। मेन मोटिव हमारा स्टडी माइंड कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझें, एकदम थॉरोली समझें, प्लस प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस कंसेप्ट, बस ये मोड में चलता है हमारा पूरा। स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसा आप सबको पता होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एल्जेब्रा एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, इन सब का कॉम्बिनेशन को जो हम बोलते हैं उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल x² + 2x - 7 + y + a, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। x, अब मेरे को पता नहीं है x कांस्टेंट है या y कांस्टेंट है या a कांस्टेंट है। यूजुअली हम x और y को वेरिएबल लेते हैं, आप जब भी देखोगे, और a b c को कांस्टेंट लेते हैं। मगर अभी हमको ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसके अंदर x² + 2x + -7 + y + a एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसा भी हो सकता है sy c z², ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये भी हो सकता है x की पावर 1/3, y की पावर 2/3 प्लस y की पावर 1/3 z प्लस k - 9, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी वेरिएबल, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, इनके कॉम्बिनेशन को हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये अपने आप में पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके अंदर पावर देखा, इसके अंदर पहले पावर्स क्या थी, होल नंबर्स थी, मगर यहाँ पे पावर्स क्या है, रैशनल फॉर्म के अंदर रैशनल नंबर है। ठीक है, 2/3, 1/3, 1/3, कोई भी पावर हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, -½ y⁻³ + 4 प्लस y⁻−2/3 z⁻1/3 + 10। तो पावर कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, रैशनल नंबर हो सकती है, या फिर इररेशनल नंबर हो सकती है, होल नंबर हो सकती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसको हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये एक एक्सप्रेशन है एल्जेब्रा, जिसके अंदर प्लस, माइनस, पावर, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चल रहा है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस सिंपल सा, कोई मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लूं, ये x² + 2x + 3। ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं अगर नाम दे दूं f(x), इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका नाम है f, और इसके अंदर x क्या है, वेरिएबल। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम ऐसे दे दूं, gx = x⁻² 2/3 + 9 + 4/3 y। ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट क्या हो गया, वेरिएबल क्या क्या हो गया इसके अंदर, तो x वेरिएबल है इसके अंदर, क्योंकि ये किसके अंदर है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका नाम है g है, वेरिएबल x है। तो इसमें अब वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, 9 कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो नहीं x और y ही कांस्टेंट होंगे। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम अगर मैं ऐसे कर देता ky, तो अब इसके अंदर क्या हो जाता, इसी को अगर मैं ky नाम कर देता इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल होता। ठीक है, ये वेरिएबल। तो हमको इससे पता चलेगा कि हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर वेरिएबल क्या है। इसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम k है, y इज अ वेरिएबल। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी कर सकता है, t
एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हो गए और 9 कांस्टेंट है इसके अंदर। समझ में आ गया। अगर इसका कोई मैं बनाऊं, एक्स 1/3 वाई प्लस बी प्लस जेड प्लस वाई टू द पावर 2/3 माइनस 10। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई वेरिएबल हो गए, बी कांस्टेंट हो गया, जी या जेड कांस्टेंट हो गया और 10 कांस्टेंट हो गया। ये बीच वाले ऑपरेटर्स हैं, प्लस 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 माइनस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन, अभी ये फंक्शन नहीं है, ये सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अभी आप फंक्शंस पे नहीं आए। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया जिसके अंदर एक्स वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। इसके अंदर भी x वेरिएबल, बाकी कांस्टेंट। इसमें y, अगर y को मैं कांस्टेंट लूंगा, y को वेरिएबल लूंगा तो बाकी सब कांस्टेंट होंगे। इसके अंदर x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पॉलिनोमियल। कंसेप्ट क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स कुछ भी नहीं है, एल्जेब्रिक स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। कैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं? कोई मैं पॉलिनोमियल लेता हूं एफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल की ये स्पेशलिटी होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होगी। होल नंबर्स का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 4 चलता है यहाँ पर। तो जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर हमेशा होल नंबर होगी, 2 होगा 3 होगा। एक और पॉलिनोमियल कोई लिखें, एफ एक्स वाई, एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूं जिसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 10 प्लस वाई टू द पावर 5 प्लस के। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, इसके अंदर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है। एक्स वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, y हो गया, x की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर 5, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो कौन सा हो गया, पॉलिनोमियल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग होल नंबर पावर्स फॉर वेरिएबल्स। एक कोई हम लिखें इसके अंदर g, वेरिएबल क्या होगा t, t क्यूब माइनस 7 प्लस x t क्यूब, t टू दी पावर 7। तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है, सबसे पहले वेरिएबल तो t हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो t क्यूब इज अ वेरिएबल, t टू द पावर 7 इज वेरिएबल, x कांस्टेंट ट्रीट होगा, माइनस 7 या 7 भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, मगर पावर इनकी होल नंबर 3 और 7, तो ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है क्या, x की पावर 2/3 प्लस वाई क्यूब प्लस 10। अगर ये एफ एक्स, अगर ये एक्स वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर 2/3 है, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को मैं अगर मैं एफ आई लिख देता, एफ आई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई क्यूब प्लस 10। अब ये पॉलिनोमियल है क्या, यस इट्स ए पॉलिनोमियल इन वाई, क्योंकि वेरिएबल वाई है, वाई की पावर 3 है विच इज अ होल नंबर, एक्स की पावर रैशनल नंबर है 2/3 है, फ्रैक्शन के अंदर है, बट x यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसकी पावर का डजंट मैटर। ये अपने आप में पूरी चीज क्या है, ये चीज ये अपने आप में कांस्टेंट है। ये इसको वैसे लिख सकता हूँ, कोई नया वेरिएबल k प्लस वाई क्यूब प्लस 10, और फिर k प्लस 10 एक नया वेरिएबल वाई क्यूब प्लस c। ठीक है, तो आपको ये देखना है वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है। इसके अंदर वेरिएबल y था, y की पावर 3 है, तो दिस इज पॉलिनोमियल। इस केस में ये पॉलिनोमियल है अगर y की टर्म्स में बात कर रहा हूं तो, बट दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल अगर x की टर्म्स में बात कर रहा हूं तो। सारे पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो होंगे ही होंगे, बट सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल्स हो, दे मे बी पॉलिनोमियल्स और दे मे नॉट बी पॉलिनोमियल्स। तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आपको पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स, इन सब का जो कलेक्शन बन के जो एक एक्सप्रेशन बन रहा है उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। सॉरी।
और पॉलिनोमियल क्या हो गया, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, वो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अपने आप में ये भी अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरी होती हैं पॉलिनोमियल्स की। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको डिग्री बोलते हैं। तो एक बेसिस हो गया हमारा डिग्री के बेसिस पे। तो फर्स्ट कैटेगरी में पहला किस टाइप का होता है, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो और कांस्टेंट यानी 3, ये अपना में पॉलिनोमियल है, या फिर 10, ठीक है, क्योंकि ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 0 और 10x की पावर 0। ये कोई दूसरा पॉलिनोमियल हो गया जी एक्स, जिसकी पावर कांस्टेंट, डिग्री क्या है इसकी, 0 है, जिसके एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो इसको 3 लिखो, 10 लिखो, या 3 की पावर x लिखो, x टू द पावर 0 लिखो, या 10 टू द पावर x की पावर 0 लिखो। तो इसकी डिग्री क्या है, 0 है। तो ये क्या पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, इसकी डिग्री 2 होगी, इसकी डिग्री 3 होगी, इसकी डिग्री 4 होगी, एंड लाइक सो ऑन, डिग्री इसकी 5 होगी। ठीक है, यूजुअली हम यहाँ तक ये इसको क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं या फिर बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। लीनियर जिसकी डिग्री 1 होगी। लीनियर देखते हैं क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, बेस्ट एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री ये होगी 2x प्लस 7। वेरिएबल x है, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एफ वाई 10y, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट 0 है, बट ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक कोई एफ एक्स क्या हो गया, 2x² माइनस 10, जिसकी पावर 2 हो गई, वो क्वाड्रेटिक हो गया। ऐसा भी हो सकता है जी टी 3t², ठीक है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कोई और एग्जांपल है, जी वाई 3y² माइनस y प्लस 1, ठीक है, इसके अंदर पावर 1 भी है और पावर 2 भी है, मगर हाईएस्ट पावर कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री। डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 होनी चाहिए। जी वाई कोई दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं हम, जी एक्स 9y² माइनस 16, ये क्या है, y, इसको y में ले लेता हूँ, जी वाई। तो वेरिएबल y हो गया 9y² माइनस 16। इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। सिमिलरली क्यूबिक क्या हो जाएगा, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल x³ प्लस 2x माइनस 1, या फिर 3x³ माइनस 10x² प्लस x, ये भी क्यूबिक हो गया। 3x³ माइनस 5, ये भी क्यूबिक हो गया, ठीक है, या फिर 10x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस 9, ये भी क्या होगा, क्यूबिक हो गया। सारे क्यूबिक हैं क्योंकि वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर 3, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3, हाईएस्ट पावर 3। यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, x² वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे x² वाली टर्म नहीं है, और यहाँ पे ये सारी टर्म्स हैं। क्लियर, क्यूबिक। बाइक्वाड्रेटिक, सिमिलरली बाइक्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, कोई एफ एक्स जिसके पावर 4 है, 2x टू द पावर 4 माइनस 7 प्लस 3x²
प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये क्वाड्रेटिक हो गया, या फिर इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है इसके वेरिएबल की 4, या फिर हाईएस्ट पावर बोलूं वेरिएबल की 4, उसी जगह मैं एक सिंपल सा वर्ड बोल सकता हूँ, डिग्री कितनी है इसकी 4 है, डिग्री याद रहेगा। कोई जी एक्स 7x⁴ माइनस 10, ये बाई क्वाड्रेटिक है, हाँ है बाई क्वाड्रेटिक। दिस इज पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x, पावर इसकी होल नंबर है, एंड हाईएस्ट पावर कितनी है 4, डिग्री इज 4, तो ये कौन सा हो गया, बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं या क्वार्टिक बोल सकते हैं। सिमिलरली क्विंटिक जिसकी पावर 5 हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी के पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स कितने होते हैं, तो पहले टर्म्स क्या होते हैं, 2x² प्लस 7x-1, इसमें कितने टर्म है, ये अपने आप एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। 4x² माइनस 7x प्लस 3x² माइनस 8 प्लस x, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, नहीं 5 टर्म्स नहीं है, पहले लाइक टर्म्स को हमको कंबाइन करना है। तो 4x² माइनस 3x² क्या बना, x² माइनस 7x प्लस x माइनस 6x माइनस 8, अब ये बना, ये अब इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लाइक टर्म्स को कंबाइन किया और जो बाद में सिंप्लीफाई हो गया, जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो हम पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे टर्म्स काउंट करने के लिए। अब इसमें कितने टर्म हो गया, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, विद साइन लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आपको साइन भी इंक्लूड करना है। तो एक टर्म हो गई, इसमें कितनी 3 टर्म हो गई, इसमें कितनी थी 3 टर्म, ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगी, तो क्या टर्म होगी, इसमें डिग्री का कोई मैटर नहीं करता, मोनोमियल, ये भी मोनोमियल है, x7 मोनोमियल है, x⁴ मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। बाइनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगी, तो बाइनोमियल क्या हो गया, बाइनोमियल, बाइनोमियल कोफिशिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आएगा इसके बाद। बाइनोमियल क्यों बोलते हैं, जिसके अंदर 2 टर्म हो गए। सिंपलेस्ट फॉर्म बाइनोमियल का क्या हो गया, x+1, कितनी टर्म हो गई, एक टर्म, 2 टर्म, या x⁴ प्लस y, 2 टर्म हो गई। अब इसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पावर क्या है, एक तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल, डिग्री का कोई डजेंट मैटर। बाइनोमियल है क्या ये, x⁴ माइनस 2 प्लस 3x³ प्लस 1, ये है क्या बाइनोमियल। क्लब करो लाइक टर्म्स, इसके जैसा x⁴ वाला कोई नहीं है, इनके जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये सिंप्लीफाई हुआ, प्लस 3x³ हुआ, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हुआ। कितनी टर्म्स हो गई, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। 3 टर्म क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, दिस इज नॉट ए बाइनोमियल। डिग्री से कुछ मैटर नहीं करता, इसके अंदर से नंबर ऑफ टर्म्स में देखेंगे हम, तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल या एंड क्विंटिक नोमियल, जिसके अंदर 5 टर्म होंगी क्विंटिक नोमियल, क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स होंगी क्वाड्रिनोमियल। तो इसके अंदर एक टर्म, इसके अंदर 2 टर्म, इसके अंदर 3 4 और ये 5, क्लियर। कोई x³ प्लस 7 प्लस y प्लस 3x², ये क्या हो गया, कितनी टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म, ये एक टर्म विद साइन प्लस 7, ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, 4 टर्म है ऐसे, x प्लस वाई प्लस z प्लस 1 प्लस k, कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कितना हो गया, क्विंटिनोमियल, 5 टर्म्स हैं इसके अंदर। अब मेरे को ये नहीं पता x y z 1 k कांस्टेंट हैं क्या है, ठीक है, मगर ये अपने आप में मैं मान चल रहा हूँ ये अलग अलग
अलग अलग टर्म्स हैं, x अलग है, y अलग है, z अलग है, 1 अलग, k अलग है। कोई कहेगा कि k कांस्टेंट है, तो 1 और k मिलके कांस्टेंट बन गए, तब वो क्विंट क्विंटोनोमियल नहीं रहा, तभी क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड। के कांस्टेंट है तो 1 प्लस के को मैं कोई नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ c, तो x y z प्लस c एक 4 टर्म्स का बन गया। यहाँ तक 5 टर्म थी जब मुझे पता नहीं था k वेरिएबल है। यहाँ पर अगर k को मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, x y z एंड k आर वेरिएबल एंड 1 इज कांस्टेंट। इस केस में अगर k को कांस्टेंट ले लेंगे तो 1 प्लस के एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ये कांस्टेंट, तभी क्या बन गया, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स एंड क्विंटिक नोमियल, जिसके अंदर 5 टर्म्स होती हैं। और फिर ऐसा बढ़ता जाएगा आगे, तो क्या नाम होंगे, 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म का। हमारे लिए सिर्फ यहाँ तक सही रहता है, हाँ, जो हमको यूज आएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स को भी आप याद रख लो। ठीक है, ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं। अब ये एफ एक्स जी एक्स एम वाई, ये हमने एक बार देख ही चुके हैं कंसेप्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 1, अगर ये मान रहा हूं मैं, तो वही सेम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम f है एंड वेरिएबल x है। जी एक्स सेम थिंग, वही जो हमने रिवाइज किया था अभी। इसको आप इक्वलेंट कर लो या इक्वल कर दो, हम कुछ भी बोल सकते हो। 3x³ माइनस 7x प्लस 10 माइनस x²। So this is algebraic, this is polynomial in x having name as g। तो इसको मैं कैसे रीड करूँ, gx इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7x प्लस 10 माइनस x²। यूजली हमारा मेथड रहता है, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखते हैं, तो इसको रीअरेंज करेंगे, 3x³ माइनस x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ डिग्री किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन टर्म्स ऑफ टर्म किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल। इसके अंदर 1 2 3 4 टर्म्स हैं। क्लियर, इन टर्म्स ऑफ डिग्री क्वाड्रेटिक, इन टर्म्स ऑफ टर्म बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है और क्या है, क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक प्लस बाइनोमियल। ठीक है, 2 टर्म्स हैं, उससे तो बाइनोमियल हो गया। x के अंदर वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर, ये क्यूबिक हो गया प्लस क्वाड्रिनोमियल, 4 टर्म्स हैं इसके अंदर। तो एफ एक्स जी एक्स एम वाई सिंपल सा, एम वाई का क्या मतलब हो गया, दिस इज अ पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द वेरिएबल whose name is m and variable is y। तो y to the power 10 माइनस k y की पावर 5 माइनस 6। ठीक है, डिग्री हो गई 10, टर्म्स कितनी हो गई 1 2 3, ये अपना आप एक टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो ये डिग्री, इसकी डिग्री हो गई 10, और टर्म्स के बेसिस पे कौन सा हो गया ये, ट्राइनोमियल्स, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। इस पूरे पॉलिनोमियल का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम क्या है, एम वाई। वो क्या डिनोट करता है, एम बताता है कि इसका नाम एम है और वाई इज अ वेरिएबल। क्लियर इसके अंदर, गुड। अब आते इक्वेशंस। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वेट कर दूंगा किसी नंबर से या किसी वैल्यू से या किसी वेरिएबल से, वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स, अभी ये पॉलिनोमियल है, 2x² माइनस 7, ये पॉलिनोमियल है। द मोमेंट मैं एफ एक्स को इक्वल टू 0 कर दूं, या एफ एक्स इज इक्वल टू 10 कर दूं, या एफ एक्स इज इक्वल टू 100 कर दूं, क्या बन जाएगा ये, पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन, अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन। तो यूजुअली हम इक्वेशन जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को किसी नंबर से इक्वेट कर देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है। इस केस के अंदर मैं अगर एफ एक्स को इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, 2x² माइनस 7 इक्वल टू 0। इसमें क्या बनेगी,
2x² माइनस 7 इज इक्वल टू 10। 10 को इधर लाएंगे तो 2x² माइनस 17 इक्वल टू 0। यूजली हमारा नोटेशन ये रहता है लिखने का, राइट हैंड साइड में हम 0 लाने की कोशिश करते हैं RHS में। तो यहाँ देखो 10 था, 10 को हम इधर लेके गया, ना कि 7 को इधर लेके गया। 10 को इधर लेके गया तो ये हमारी इक्वेशन बनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन बनी। अगर fx इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्या इक्वेशन बनेगी? तो 2x² माइनस 7 इज इक्वल टू 100 विच विल गिव मी 2x² माइनस 107 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 107 इक्वल टू 0। और इक्वेशन सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो तो 2x² प्लस x माइनस 10, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 3x³ माइनस 7 प्लस x प्लस a इज इक्वल टू 11, ये भी इक्वेशन है। जैसे इक्वलिटी का साइन आ गया तो वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पे 11 है। हमारा क्या रहता है, हमेशा कोशिश रहती है कि RHS 0 हो, तो मैं 11 को इधर लाऊंगा, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा पावर के। 3x³ प्लस x, ये इधर आएगा माइनस 11 प्लस माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 18 प्लस a माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये अपने आप में कांस्टेंट हो गया, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ठीक है। तो दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर पावर 3 है। आई बात समझ में? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, एंड लाइकवाइज आगे हमारी इक्वेशंस बनती जाएंगी। एक नया कंसेप्ट, रूट्स क्या होते हैं, व्हाट आर रूट्स। अभी तक हमने क्या देखा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दूसरी कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। फिर आता है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको रूट्स में ही खेलना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रूट्स। एक्चुअल में रूट्स क्या होती हैं, रूट्स जीरोज, रूट्स या फिर जीरोज भी बोलते हैं, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, कहीं रूट्स बोलते हैं कहीं जीरोज बोलते हैं। रूट्स एंड जीरोज ऑफ एन इक्वेशन, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। उस वो वैल्यू, अगर कोई फंक्शन x का है तो वो वैल्यू ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर दूसरे टर्म में बोलूं, वो वैल्यू x को रख दूं मैं जिसकी हेल्प से मेरी पूरी इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS हो जाता है, ठीक है। सबसे सिंपल सा देखते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x को क्या रखूं कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए, या फिर x को क्या रखूं कि पूरा LHS 0 हो जाए। दूसरी बात, x की दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, x की वैल्यू क्या रखूं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू क्या होगी, आप सोचो, इसके अंदर 1 रखो, 2 माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ये LHS 1 हुआ, वो 0 नहीं हुआ। x को जैसे हाफ रखूंगा तो ये बन जाएगा, x को हाफ रखा तो ये कितना बन गया, हाफ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो x इक्वल टू हाफ इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, रूट या फिर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ये किस टाइप का था, किस टाइप की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, तो इसके अंदर रूट कितनी आई, एक रूट आई। तो ये याद रखोगे। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस x इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, x की वो वैल्यूज रखो जिससे ये इक्वेशन RHS क्या है, 0 है। तो ये पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक तो सिंपल रखा है, x इक्वल टू मैं 0 रख दूं, हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। और क्या रख सकता हूं इसके अंदर, x इक्वल टू 0 के अलावा इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, उसकी वैल्यूज निकालनी है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ पे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फैक्टर किया, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेके आए,
अगर ये टोटल जीरो कब होगा, अगर ये जीरो हो जाए या फिर ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, और अगर ये जीरो हो जाए और ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो गया तो x इक्वल टू जीरो, एक रूट तो मिल गया। दूसरे एक्सप्रेशन में क्या होगा, x इक्वल टू 2x, इससे क्या मिलेगा 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, दिस इज माई अनदर रूट। तो x इक्वल टू जीरो हो जाए और x इक्वल टू माइनस हाफ हो जाए तो ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू माइनस हाफ आर द रूट्स और जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन। माइनस हाफ रखो इसके अंदर, 2 माइनस हाफ का स्क्वायर और माइनस हाफ, ये कितना बना, माइनस का स्क्वायर 2, तो 2/4 माइनस 1/2, ये 1, हाफ माइनस हाफ इक्वल टू जीरो, LHS इक्वल टू RHS। तो x की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, या फिर दूसरे सिंपल टर्म्स में बोलूं, वो x की वैल्यू रखने से ये एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाता है अगर RHS इक्वल टू जीरो है। आपको याद रखना RHS में जीरो रखना है, ऐसा नहीं RHS में आप ऐसे कर देते हैं 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 1, आप इसके अंदर जीरो रखोगे, कभी जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे फिर 1 आना चाहिए। तो हमको सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं 1 को इधर ले आएंगे और ये जीरो बन जाएगा। तो आपको RHS में जीरो रखना है, फिर आपको ये सॉल्व करनी है इक्वेशन। तो क्या समझ में आया, रूट्स क्या होती हैं, रूट्स या जीरोस, जीरोस हम यूज नहीं करेंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंट टर्म क्या होती है, रूट्स। रूट्स किसी भी इक्वेशन की रूट्स क्या होती हैं, those values of variable which satisfy the given equation, in other terms those value of variable which makes this equation zero, जो इस इक्वेशन को जीरो बनाता है, इसलिए नाम आया जीरोस। ठीक है, इक्वेशन को या इसको बना रहा है, यहाँ इक्वेशन है तो इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल लिखा होता तो 2x², सिर्फ ये नहीं लिखा होता, यहाँ पे इतना सा लिखा हुआ होता तो ये पॉलिनोमियल हो गया होता। पॉलिनोमियल को जो जीरो कर रहा है तो वो जीरोस हो गया, या फिर उसके रूट्स हो गया। क्लियर, सिंपल सा। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ fx इक्वल टू जीरो देन f अल्फा इक्वल टू जीरो, यही तो बात होगी। अब उल्टा बोल दिया, पहले हमने क्या बोला, रूट्स क्या होती हैं, रूट्स दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो उस इक्वेशन को fx को जीरो बना रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, अगर उल्टा क्या बोल दिया, अगर कोई fx है 2x माइनस 1, इसकी रूट क्या हो गई, x इक्वल टू, ये जीरो कब होगा पूरा, जब x इक्वल टू हाफ होगा, इस पे ये हाफ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू हाफ रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो f हाफ क्या हो गया, जीरो। तो उल्टा क्या बोलते हैं, अगर अल्फा, अल्फा मतलब x इक्वल टू अल्फा, अगर इसकी रूट है तो f अल्फा जीरो होगा, या फिर f अल्फा इक्वल टू जीरो है तो अल्फा इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर रहेगा, समझो इसको। x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ fx, तो f1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर, कोई बोल रहा है f1 इक्वल टू जीरो है और कोई फंक्शन fx, मेरे को नहीं पता क्या fx है अभी, तो इससे क्या मतलब आ रहा है, x इक्वल टू 1 इज, इसका इन्फ्रेंस समझ में आ रहा है, इज रूट ऑफ fx। ठीक है, x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ fx। और अगर किसी ने बोल दिया, अगर x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन देयरफॉर f1 क्या हो जाएगा, जीरो, तो मैं x की वैल्यू उसमें पुट करूंगा तो वो जीरो बन जाएगा। इसका रिवर्स करूं, अगर f1 इक्वल टू जीरो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ fx,
ये समझ लेना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है मगर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत लंबे तक जाएगा आपके साथ ये, आगे 12th में भी काम आएगा, 11th में तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। कोई एक और एग्जाम्पल है क्या इसके अंदर? चलो, x इज इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ fx। मेरे को fx पता नहीं क्या है, मेरे को अभी कंसर्न नहीं है fx की क्या है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर जैसे इसके अंदर x की जगह -2 पुट करूंगा तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा। और अदर दूसरा एग्जांपल लो, इसका रिवर्स, f - 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू -10 इज रूट ऑफ माई फंक्शन। अब यहाँ जो x इज इक्वल टू 10 ले रहा हूं, मैं इसमें y भी ले सकता था, देयरफॉर y इज इक्वल टू -10 इज रूट ऑफ fy। तो y इज इक्वल टू -10 इज रूट ऑफ fy। ठीक है, अब मेरे को पता नहीं ना, यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि x में किस में है। अगर मैं y लूंगा तो fy हो जाएगा, x लूंगा तो fx हो जाएगा, मगर यहाँ पे x दे दिया, x इक्वल टू -2, तो डेफिनेटली फंक्शन x में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ fx लिया है। क्लियर है, इन दोनों का रिवर्स समझ में आ गया? कोई बोल रहा है x इज इक्वल टू a इज रूट ऑफ fx, इसका मतलब क्या हो जाएगा, f a इक्वल टू 0। क्लियर? कोई बोल रहा है x इज इक्वल टू, ये बोला किसी ने, f c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, c इक्वल टू 0 हो रहा है, तो क्या हो गया इसका मतलब, y इज इक्वल टू c इज रूट ऑफ fy। z इज इक्वल टू c इज रूट ऑफ fz, और x इज इक्वल टू c इज रूट ऑफ fx। अभी मेरे को नहीं पता ये फंक्शन किस में है, x के अंदर है या किस में है, अभी सिंपल दिया है, इस फंक्शन के अंदर c पुट कर दूं मैं वेरिएबल की जगह तो वो 0 बन जाता है। अब वेरिएबल y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x भी हो सकता है। अगर वेरिएबल y है तो fy होगा, z है, ठीक है। इसको आप वापस देखना, कुछ कंफ्यूजन है समझना, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से पूछना, ठीक है, कमेंट्स में डाल देना, या फिर नंबर्स दे रखे हैं, कॉन्टेक्ट दे रखा है, ईमेल दे रखा है, वहां पूछ सकते हो। एक अदर कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जो आपने ये 9th-10th में अच्छे से किया था, 9th में बहुत अच्छे से किया इसको, मगर अब 11th में आते आते हम भूल जाते हैं। बस ये ध्यान होता है कि हाँ यार कुछ किया था, ऐसा कुछ होता है। किसी भी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, 20 को डिवाइड किया 3 से, सेम मैं ये लिख रहा हूँ, क्या बनेगा ये 18, रिमाइंडर कितना आया 2, ये कितनी बार आया 6 टाइम्स। किससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर बोलेंगे, किसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलेंगे, डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है उसको क्वोशिएंट बोलेंगे, और जो यहाँ पे बच रहा है रिमाइंडर उसको रिमाइंडर बोलेंगे। क्लियर है? तो ये डिविडेंड हो गया जो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइजर हो गया जो डिवाइड कर रहा है। डिविडेंड डिवीजर के ऑपरेशन से, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर के ऑपरेशन से जो आंसर आ रहा है वो क्वोशिएंट हो गया, और जो बाद में रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर हो गया। तो हम पूरा डिवाइड करते हैं तब निकालते हैं 2, ये नहीं आप बीच में पार्शियल डिवाइड कर दो और रिमाइंडर निकाल दो, उसको रिमाइंडर नहीं बोलेंगे। फाइनल तक, जब तक कि ये फाइनल रिमाइंडर नहीं आ जाए तब तक हम डिवाइड करते हैं। और फाइनल रिमाइंडर कब आता है? जब ये रिमाइंडर इससे डिवाइजर से छोटा हो जाएगा। अगर ये बाई चांस ये से बड़ा आ रहा होता तो हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको मैं दूसरे टर्म में क्या लिख सकता हूं,
क्वोशंट, डिविडेंड, इस बड़ी चीज को कैसे लिख सकता हूं, पूरा ये नंबर है 20, 20 इक्वल टू कितना हो गया 20, 20 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 3, क्वोशंट कितना है 6, रिमाइंडर कितना है 2। 20 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 6 18 प्लस 2 20। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट, डिवाइजर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका रिमाइंडर। ठीक है, अगर 20 इससे फुली डिविजिबल होता तो यहाँ रिमाइंडर क्या बनता 0। अगर मैं यहाँ 3 की जगह 4 कर देता तो यहाँ 5 हो जाता, यहाँ 20, रिमाइंडर 0 हो जाता। अगर फुली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर, सिंपल सा याद रहेगा। यहाँ पे क्या होगा डिविडेंड, यहाँ क्या होगा डिवाइजर, और यहाँ क्या बनेगा क्वोशंट। और ये जो ऑपरेशन करने के बाद जो फाइनल बचेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा रिमाइंडर। ठीक है, सिंपल सा है। और इसको मैं कैसे टर्म्स में लिख सकता हूँ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, या फिर क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। और हमेशा रिमाइंडर क्या होगा डिविजर से छोटा होगा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, किससे छोटा होगा डिवाइजर से। ठीक है, या फिर ये 0 होगा या फिर इससे छोटा होगा। इक्वल तो होगा नहीं, इक्वल हो गया तो वापस डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इक्वल नहीं ले सकते, इसको क्या करेंगे हमेशा छोटा ही होगा डिवाइजर से। क्लियर है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है मगर आपके माइंड में होना चाहिए जेई के जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो। अभी तो सिंपल जब ये नंबर आता है तो हमको बहुत सिंपल लगता है, 125 को 4 से डिवाइड किया, इसमें सिंपल आ रहा है। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे तब हमको एक कंसेप्ट लगाना आना चाहिए। जैसे ये कोई एफएक्स हो सकता है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी 125 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं 12, फिर पूरा जा रहा है 3, 5 को लाए के यहाँ पे लेके आए 4, रिमाइंडर बचा। तो कैसे लिख सकते हैं 125 को डिवाइजर इंटू क्वोशंट 4 इंटू 31 प्लस रिमाइंडर। ये डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर, ये क्या हो गया क्वोशंट डिवाइजर, और ये क्या हो गया डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर, हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा। याद रहेगी टर्म कंसेप्ट, हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा या फिर 0 होगा दोनों केस में। अगर 124 को मैंने डिवाइड किया 4 से, क्या होगा 0 3 4 4 0 1। अगर 124 डिविडेंड इज फुल्ली डिविजिबल बाय डिवाइजर तो रिमाइंडर क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो ये क्या हो गया 31 हो गया। तो 124 इज नथिंग बट 4 टाइम्स 31 प्लस 0, या फिर 4 टाइम्स 31। सिंपल सा लिख सकता हूँ 124 को। अगर फुल्ली डिविजिबल हो रहा है तो ये क्या हो गया रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया यानी 4 इसका फुल्ली डिविजिबल है, यानी 4 इज अ फैक्टर ऑफ 124, या फिर 31 इज अ फैक्टर ऑफ 124। तो फिर ये जो दोनों बन रहे हैं ये दोनों क्या है 124 के फैक्टर्स हो गए। अगर रिमाइंडर 0 है तो, रिमाइंडर 0 है तो 4 इज नॉट अ फैक्टर। हमने पहले वाले केस में देखा था 125 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा है। तो नीदर 4 इज अ फैक्टर ऑफ 125 नॉर 31 इज अ फैक्टर ऑफ 125। अगर मैं यहाँ 5 से डिवाइड कर देता तो फुल्ली डिविजिबल होता, और यहाँ पे क्या आता 5 से डिवाइड करने के ऊपर 5 से डिवाइड करते हैं कितना आता है यहाँ पे 25 इंटू 5, तो यहाँ पे 25 आता। तो 25 भी फैक्टर होता और 4 भी फैक्टर होता अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो। जब हम नंबर्स के टर्म में करते हैं तो बहुत सिंपल लगता है, इजी लगता है। द मोमेंट
यहाँ पे नंबर्स को हटा के हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिए हैं, एफ एक्स जी एक्स ये लिया है, तब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मगर आपको ये कंसेप्ट याद है, ये सब चीज समझ में आ गई, तो आप उसको भी हैंडल कर लोगे, मैनेज कर लोगे, इसलिए हम कंसेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब आ गया पॉलिनोमियल से टर्म में, एफ एक्स डी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। एफ एक्स को कैसे लिख सकता हूं मैं, क्यू डी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। मेरे को बताओ, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता तो dx और qx क्या होते हैं, fx के फैक्टर होते। तो dx fx का फैक्टर होता और qx भी इसका फैक्टर होता। अगर रिमाइंडर 0 है तो rx इक्वल टू 0 है, तो अगर rx 0 नहीं है तो नन ऑफ देम आर फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, और हमेशा हमने पढ़ा था rx हमेशा क्या होता है, dx से छोटा होता है। dx से छोटा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी डिग्री भी क्या होगी, कम होगी, तभी तो छोटा ही है। अगर ये x प्लस 1 है तो ये बड़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, एक्स क्यूब कुछ होगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिखा हुआ है dx, तो ये कितना होगा, आर एक्स रिमाइंडर कितना होगा, डिग्री कम होगी उसकी, तो कितना होगा, डिग्री हमेशा इसकी x प्लस 1 होगी, ये x होगा। क्लियर है, तो हम एफ एक्स को, ये क्या हो गया इसके अंदर, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट, ये रिमाइंडर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स की डिग्री हमेशा डी एक्स से कम होगी। क्लियर, 2x स्क्वायर प्लस 7, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस 1 से, आता है लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे मुझे 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 2x स्क्वायर, 2x इंटू प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ बन गया। साइन चेंज, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए, ये एज इट इज आएगा। पहले इसको मैं नीचे लाऊंगा क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो -2x प्लस 7। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x बन जाए, -2 से, -2 से इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो -2x -2 प्लस 1 -2, माइनस का प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया 0, ये कितना बना, +9, ये बना है। यहाँ पे लीनियर था तो ये कांस्टेंट आएगा, अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री इससे कम होगी, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर को, हाँ लिख सकते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 7, क्या लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 9, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2x माइनस 1 x प्लस 1 9, और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9। क्लियर है, वो ये चीज बनी है। क्लियर, रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस बी, देन रिमाइंडर इज fb। क्या बोल दिया, कितना अच्छा बोल दिया। कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसको x माइनस बी से डिवाइड करूंगा तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आप क्या कर दो, उसके अंदर fb रख दो, x इक्वल टू बी रख दो, तो आपको उसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे था, इसके अंदर मैं क्या रखूं कि रिमाइंडर, ये 9 आ रहा है, कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें क्या बोलता है ये रिमाइंडर थ्योरम में, अगर x माइनस बी से डिवाइड करूंगा, यहाँ किससे डिवाइड कर रहा हूं, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो x को कैसे लिखता हूं, +1 को क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस -1। इसके अंदर अगर मैं x इक्वल टू -1 रख दूं, x इक्वल टू -1 रख दूं, तो जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। रखो इसके अंदर,
2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7, 2 + 7 = 9। देखो 9 रिमाइंडर आ गया। इतना लंबा मैंने किया, उसको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम से चुटकी में कर दिया। समझ में आया? अगर fx, ये fx है, इसको डिवाइड किया है x - b से। क्वेश्चन मेरे को पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट क्वेश्चन। रिमाइंडर क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे एफ डी आएगा। ठीक है। इसी को अगर हमने ये बोला था, अगर हमने इसको x एग्जांपल लेते हैं, x + 10 से डिवाइड कर रहा हूं मैं किसी fx को, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, f - 10। x माइनस b था, मगर यहाँ x + 10 है, इसको उस फॉर्म में लिखो, x - -10। तो x - b, अब b क्या है इसके अंदर, -10, तो रिमाइंडर कितना आएगा, f - 10। क्लियर? यहाँ पे कोई एफ वाई लिखा हुआ है फंक्शन, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ y - 1 से, रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से बताओ, मेरे को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। f1, ये रिमाइंडर आएगा। तो जो भी f दे रखा है उसके अंदर आप एफ वाई दे रखा है, उसके अंदर y की वैल्यू 1 से रिप्लेस कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। एक और करके देखें, समझना है कंसेप्ट से मैं बता रहा हूँ। एफ टी है, इसको हमने किससे डिवाइड किया, टी + 1 से। रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि वेरिएबल टी में चल रहा है तो यहाँ वेरिएबल होगा, क्या होगा, इसको उस फॉर्म में लिखो, -1 क्या होगा, ये रिमाइंडर होगा। क्लियर है? fx = 2x² + x + 1। क्या दे रखा है, fx = 2x² + x। इसके अंदर इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं x - 1 से। रिमाइंडर क्या होगा, बताओ, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर f1। x - 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर लिखना है इस केस में, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करते हो क्या होता है, डिवीजर, और ये रिमाइंडर। डिवीजर अगर x - 1 है तो रिमाइंडर कितना होगा, f1। डिवीजर x + 1 है, रिमाइंडर कितना होगा, -1। डिवीजर x + 10 है, रिमाइंडर कितना होगा, f - 10। डिवीजर 2x - 1 है, अब बताओ कितना होगा रिमाइंडर, तो 2x - 1, इसको मैं क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या हो रही है, x = हाफ। ठीक है, x = 1 है, तो क्या 1 कैसे आता है, x - 1 = 0, तो 1 आ गया, x + 1, तो ये आ गया। तो मेरे को उस फॉर्म में लाना है इसको, 2x - हाफ, ये आ गया x - हाफ। क्लियर है? अगर डिवाइजर 3x - 1 होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, f1/3। अगर डिवीजर ऐसा है 7x + 10, तो रिमाइंडर कितना होगा, f - 10/7। क्लियर है? अभी हम यहाँ कंसेप्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट डिस्कशन में क्वेश्चंस करेंगे, इस बार समझ जाओगे। मगर ये हमने क्वेश्चन 10th में खूब किए थे, भर भर के, 9th में भी किए थे, 10th में भी किए थे, तो यहाँ 11th में तो सिर्फ कंसेप्ट एक रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है? फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या हो गया, एक स्पेशल केस हो गया रिमाइंडर थ्योरम का। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है,
व्हेन पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस बी, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो x माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्लियर है, हमने पढ़ा था। इसका रिवर्स कर सकते हैं, किसी पॉलिनोमियल fx के लिए अगर एफ बी, उसके अंदर b रखने पे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो x माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्लियर है, ये fx है, इसको डिवाइड किया है x माइनस बी से, रिमाइंडर क्या आएगा पहले तो मुझे बताओ पूरा। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कितना आएगा, बी। ये तो क्वेश्चन कुछ आएगा यहाँ पे, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट क्वेश्चन, कुछ आएगा क्वेश्चन। fx कुछ भी हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री का हो सकता है, 4 डिग्री का, 100 डिग्री का, 1000 डिग्री का। आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस थिंग। मेरे को इसका रिमाइंडर अगर एफ बी मिल रहा है, एक्स माइनस बी से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा पॉलिनोमियल के अंदर, एफ बी। बी को अगर इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर एफ बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू क्वोशिएंट प्लस एफ बी, लिख सकता हूं ये चीज। अगर एफ बी 0 हो गया, एफ बी 0 हो गया तो एफ एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस बी टाइम्स क्यू, तो यानी एक्स माइनस बी इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर एक्स माइनस बी टाइम्स क्यू, अगर एफ बी इक्वल टू 0 है तो इफ एफ बी इक्वल टू 0, अगर एफ बी इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये इसका मतलब x माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकता हूं, अगर एफ बी, दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, ये x है, ये x माइनस बी है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा, का रिमाइंडर कितना आएगा, आंख बंद करके बोल सकता हूं एफ बी आएगा। क्लियर है, रिमाइंडर थ्योरम से। अगर एफ बी इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर इस फंक्शन में कोई वैल्यू रखूं, ऐसी वैल्यू रखूं x की जिससे ये 0 बन जाता है पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस बी इज फैक्टर ऑफ। क्लियर है चीज, कोई पॉलिनोमियल है 2x माइनस 4, क्या रखने पे 0 होगा, इसका पहले बताओ मेरे को, इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसका रिमाइंडर कितना होगा, f2, f2 रखो इसके अंदर, fx कितना है यहाँ पे 2x माइनस 4, f2 कितना होगा 2 टाइम्स 2 माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी f2 क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है, if r is the root of a polynomial fx then x minus r is a factor of x। वही फैक्टर थ्योरम को हमने अब रूट के टर्म्स में बोल रहे हैं। अगर r इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल fx, अगर r इसका रूट है तो fr क्या हो जाएगा, fr इक्वल टू 0। अगर कोई भी रूट होता है तो वो उसके अंदर x की जगह रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन 0 बन जाता है, तो fr इक्वल टू 0 बन गया। तो fx के अंदर fr इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस r इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर हो गया, क्योंकि fx को x माइनस, अगर मैं fx को x माइनस r से डिवाइड कर रहा हूं, fx को, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे एफ आर, और ये एफ आर इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स माइनस आर इसका फैक्टर है। तो आपको जैसे बोला किसी पॉलिनोमियल के रूट्स दे रखे हैं, ये पॉलिनोमियल है एफ एक्स, इसके रूट्स हैं एक्स इज इक्वल टू 2,
और 3। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 कॉमा x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ fx। अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ fx क्या है, fx मुझे पता ही नहीं है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री 10 है, 100 है, मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को सिंपल सा पता है, अगर fx के ये रूट्स हैं, दीज आर द ये रूट्स हैं। रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, f2 इक्वल टू 0 एंड f3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x माइनस 3 फैक्टर्स ऑफ दिस fx। इसको उल्टा बोल दूं, अगर x माइनस 2 x माइनस 3 इसके फैक्टर हैं तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ fx। है समझ में? अगर बोल दिया उन्होंने x माइनस 2 और x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ fx, इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore x is equal to 2 and x is equal to minus 1 are roots of fx। आई बात समझ में? तो रूट्स निकालने के लिए जो फैक्टर है उसको इक्वेट करते हैं 0 में। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, कोई आपको ऐसे एग्जांपल बोल रहे हैं 2x माइनस 1 एंड 4x माइनस 7 आर फैक्टर्स ऑफ fx। तो रूट्स क्या हो जाएंगे, मैं इसको इक्वेट कर दूंगा 0 में, इज इक्वल टू हाफ एंड x इज इक्वल टू 7/4 आर रूट्स ऑफ fx। आया समझ में? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मगर थोड़ा बहुत इन डेप्थ में ये कंसेप्ट आपको समझना है। सिंपल है, जो कंसेप्ट होते हैं सिंपल ही होते हैं, मगर उनका यूटिलिटी, उनका यूसेज आपको क्वेश्चंस में लगाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने बेसिक से स्टार्ट किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर हमने एक देखा डिवीजन एल्गोरिथम समझा, पहले बेसिक नंबर्स के लिए समझा, फिर हमने उनके लिए किसके लिए समझा, पॉलिनोमियल से समझा, प्लस हमने रूट्स क्या होते हैं वो समझा। उसके बाद क्या आया हमारे पास, फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम आया और फैक्टर थ्योरम आया, उनको अच्छे से समझा। मैं यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट लेते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ हम जो भी रन टाइम पे जो भी एग्जांपल्स बन पाते हैं वो करते हैं, मगर इनके क्वेश्चंस के लिए मैं डेडिकेटेड अलग से डिस्कशन करूंगा, जिसके अंदर इनसे कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्योंकि अगर मैं कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करूंगा तो डिस्कशन बहुत लंबा हो जाता है और उन कंसेप्ट से थोड़ा सा हम हट जाते हैं। ये कंसेप्ट ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत यूज आएंगे, तो आप इसको अच्छे से समझो। बेसिकली ये 10th वाला पार्ट है, मगर ये 10th वाला पार्ट होता है जो बच्चों ने 10th में 80% बच्चों ने सिर्फ रटा हुआ होता है, समझा नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन लाने के लिए किया हुआ होता है। आपको 11th में इसको अच्छे से समझना है, तब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, आगे आप जाओगे 11th के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी, जहाँ पे आप मैक्सिमा मिनिमा वो सब करोगे, वहाँ पे बहुत काम आएगा। कई बार इंटीग्रेशन में भी काम आता है, तो आप इस ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत काम आएगा। ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बेसिक वाले, जिनसे आप बच नहीं सकते अगर आपको जेई का टारगेट कर रहे हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। क्वेश्चंस पर डे आपको टारगेट होना चाहिए मैथ्स के, एटलीस्ट आप 50 to 100 क्वेश्चंस कर रहे हो, मिक्स लेवल के क्वेश्चन, उसमें थोड़े लो लेवल के भी हैं, मीडियम लेवल के भी हैं, हाई लेवल के भी हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 50 to 100 आप क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो, तब जाके आप जेई के लिए अपने आप को वेल इक्विप्ड समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो हैप्पी सेटिंग, टेक केयर, बाय बाय।